नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि अब मैं काफ़ी ओके हूँ। तो ये नया वीडियो आज आपके सामने जिसमें हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, नॉलेजफुल कंटेंट है, आपके लिए इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपके नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। फिर कमेंट मत करिएगा हमें नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो चीज़ों को समझिए, प्रॉपर तरीके से देखिए और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, अडानी पावर को आज मैंने सेलेक्ट क्यों किया है। वैसे तो इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पे पब्लिक के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं था, बट मैं आपको अभी बता देता हूं। पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर, एनर्जी, ये जो कंपनीज है, ये जो स्टॉक्स हैं, ये काफी समय बाद एक नए तरीके के मोमेंटम को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अडानी पावर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। उसके रीजन भी बताऊंगा, बिकॉज मैनेजमेंट ने भी काफी तगड़े गाइडेंस दिए हैं। अभी रिजल्ट आया नहीं है, सितंबर क्वार्टर का आने वाला है कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले ही अगर आप देखेंगे रिसेंट में स्प्लिट वगैरह हुआ था। स्प्लिट वगैरह होने से पहले यहां पे एक टेक्निकल पैटर्न बना था जिसे हम बेस बिल्डिंग ब्रेकआउट कहते हैं। उससे एक जबरदस्त रैली बनी और काफी अच्छी रैली, जो कि 125 से 180 तक गई थी। तो जबरदस्त, लगभग 50% की रैली बनी थी। अब जिसको कमाना है वो कमाएगा, जिसको नहीं कमाना वो एक्सक्यूज देता रहेगा, मैं ले नहीं पाया, ये वो। देखो, सारी बातें बात की बात है, जिसको लिखा है भाग्य में उसके आएगा, बाकी एक्सक्यूज देता रहेगा, वो देता रह जाएगा, कोई इलाज नहीं है ना। तो यहां से एक रैली बनी, रैली बनने के बाद अब एक रेस्ट मोड पे है। इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। रिजल्ट से पहले ये काम होना बेटर है। रिजल्ट आते ही या रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के आसपास अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि स्टॉक विल बी इन द मोमेंटम अगेन, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होगा, नॉट ओनली इन द मोमेंटम। सो राइट नाउ अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। ज्यादा हम इसके ऊपर कोई फंडामेंटल डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन रीजन क्या है कि अडानी पावर आने वाले टाइम में कुछ नया कर सकता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ये देख लीजिए कंपनी करती क्या है। प्राइमरी थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है इंडिया में, और इट ऑपरेट लार्ज स्केल coal based power plants and some other generation assets, sells electricity under long term power purchase agreement। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही है। इतना तो देखो बेसिक लेवल चीजें हैं, आपको भी पता होगी क्या नहीं है क्या नहीं, ठीक है। पीपीएस जो होते हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं। और फॉर एग्जांपल FY25 में जो है इनके जो पावर परचेज के एग्रीमेंट थे वो काफी अच्छे बड़े थे। अभी जो कंपनी है उसने बिड किया है न्यू कैपेसिटीज के लिए, जो साइन हुई है एलओईज, उसमें एम किया है कंपनी ने फॉर द पावर जनरेशन 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है फ्रॉम द मध्य प्रदेश पावर कंपनी जो है वहां से। अब मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी काफी अच्छा कर रहे हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो इनकी ऑर्डर बुक में आपको दिखेगा। मतलब ये मोमेंटम में क्यों आ सकता है रिजल्ट के टाइम, और उसके अलावा यहां पे इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, या फिर आप कह लो कैपेक्स आउटलुक, कुछ भी कह लो आप, तो वो दोनों चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो रीसेंट एलओए जो 800 MW का है, यानी मेगावाट का है, और यहां पे एक और है 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन बिहार, जो कि आपको दिख रहा है हैज बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन। तो ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। आगे समझो, ऑन कैपेक्स द स्केल ऑफ सच न्यू प्लांट इंप्लाइज लार्ज कैपेक्स ओवर मल्टीपल ईयर्स। आगे समझो, ऑर्डर बुक स्टाइल विजिबिलिटी गिवन लॉन्ग टर्म पीपीएस एंड अवॉर्डेड कैपेसिटीज, द कंपनी हैज अ पाइपलाइन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। समझ आ गया, पाइपलाइन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट इनके पास है, ये काम करते रहेंगे। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी, जो मैनेजमेंट ने बोली है। देखो सबसे गजब की चीज, द कंपनी हैज सेट इट्स टारगेट ऑफ 70,000 करोड़ इबिटा। 70,000 करोड़ का इबिटा ये टारगेट कर रहे हैं, जो कि 2024 में कितना है, 2024 में लगभग 25,000 करोड़ का इबिटा है 2024 का, FY 2024 का, जो कि हाईएस्ट एवर इबिटा है अभी तक का। अभी तो शायद 2025 का है 20,000 करोड़ का इबिटा है। तो अगर 70,000 करोड़ के इबिटा की प्लान कर रहे हैं 6 ईयर्स में, इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, हम मानते हैं कि 6 ईयर्स में 70,000 करोड़ छोड़ो 50,000 करोड़ आ जाएगा। तो अभी वो फिगर सोच के देखो कि उसका नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर वो अचीव हो जाता है तो, और कितना जबरदस्त वो, अगर, क्योंकि ये मिडल लाइन है या टॉप लाइन कह सकते हो आप, तो बॉटम लाइन पे कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला आप सोच के देखो। ये सब चीजें हैं जो इसको अट्रैक्टिव बनाती है, देखने को मजबूर करती है कि वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। अब देखो इन सब के अलावा हमें इनके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेने हैं। फंडामेंटल हम कहाँ चेक करेंगे, देखो मैं वैसे चेक करता हूँ, स्कैनएक्स एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसको क्यों देखता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्कैनएक्स है प्लेटफॉर्म, इसको देखने का सबसे बड़ा रीजन जो मेरा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सीधा इबिटा पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहां पर ये आपको दिख रहा होगा ईयरली फाइनेंशियल डाटा है, ये कंसोलिडेटेड डाटा। अब यहां सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है ये फाइनेंशियल्स, और यहां मैं लगाता हूं इबिटा, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसको देखना एक बार आप, नेट प्रॉफिट हटाया, ये मैंने सेलेक्ट किया। 2024 का इबिटा देखो 28,000 करोड़ के लगभग का है। तो मैं इसीलिए इस वेबसाइट को देखता हूं कि यहां ग्राफ फॉर्मेट में सारी डिटेल मेरे पास आ गई है। नाम है स्कैनएक्स, तो यहां दिख गया मुझे, ये एनुअल कर रखा है 28,000 करोड़ का इबिटा, और ये देखो यहां पे इतना
पिछले साल कितना था, लगभग 24,000 करोड़ का, और ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना चल रहा है, लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है। ऐसे अगर मैं रिवेन्यू देख लूं, यानी अगर 70,000 करोड़ के EBITDA की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सोच के देखो चीजें कैसे निकल के आएगी। अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो हाईएस्ट एवर रिवेन्यू आपको दिखेगी कि यहाँ पे 60,000 करोड़ की है। अब सोचो कंपनी जिसने 60,000 करोड़ का रिवेन्यू पोस्ट किया है 2024 के अंदर, वो बात कर रही है कि नेक्स्ट 6 ईयर्स, जो कि आज से 6 ईयर्स, हम लोग 70,000 करोड़ का EBITDA लाएंगे। उस टाइम पे EBITDA 28,000 करोड़ का था। तो सोच के देखिए प्लानिंग क्या है। तो इसलिए अगर आप भी देखना चाहें, यहाँ वेबसाइट का नाम है स्कैनएक्स, आप देख सकते हैं। अब आओ एक बार पूरा ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे और भी चीजें हैं इंटरेस्टिंग, वो आपको मिल जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मार्केट कैप लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। EPS 32 का है। पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही माना जाएगा। लुकिंग एट द ये पीबी रेशियो यहाँ पे देख रहा होगा, एक तो गजब का है। और लुकिंग एट द ROC और ROE, वो अगर हम और देखें तो और चीजें क्लियर होगी। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने लगाया, अब देखिए इस तरह पी रेशियो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है। डेट टू इक्विटी देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 22 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का है। तो दोनों से पी रेशियो ज्यादा है। हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत ओवर एक्सपेंसिव है, बट पावर सेक्टर में इतना नहीं होता है, एक्चुअल में कम होता है। तो थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी इनको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए जरा नीचे देखिए और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे। अब देखो, एक तो एनालिस्ट की रेटिंग यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, अगर आप देखना चाहें एनालिस्ट की रेटिंग है। और थोड़ा फोरकास्टेड जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे आती है कि फोरकास्ट कैसी है। अब जैसे सितंबर की फोरकास्ट जो है वो ये वाली है यहाँ पर, कि ये सितंबर की फोरकास्ट है EBITDA की। अगर मैं यहाँ पे चलूं और देखना चाहूं कि EPS कितना रह सकता है, यहाँ पे आते हैं। तो EPS का भी देखिए फोरकास्ट ये या मेरे सामने आ रहा है। ऐसी ही बहुत सी चीजें मिल जाती है। रिसेंट में देखिए क्यों बढ़ा है, अडानी पावर सीज 19.373 करोड़ ब्लॉक ट्रेडेड ऑन NSE, अभी रिसेंट का हुआ है। क्यों हुआ है, उसका रीजन है कि यहां पर कनेक्शन अप्रूवल एंड भूटान ज्वाइंट वेंचर जो है वो हुआ है, इसकी वजह से 4% बढ़ा भी था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वापिस चलते एक बार फाइनेंशियल्स पे बिना किसी देरी के, रिसेंट के क्वार्टर के जो डाटा है वो समझते हैं। आइए यहाँ पे, तो रिसेंट में देखिए क्या हुआ है। जून 2024 में लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपके पास है फिगर है, 15,400 करोड़ की सेल थी, मतलब रिवेन्यू थी, और 3,900 करोड़ का आपका प्रॉफिट था। इस साल जून में क्या हुआ, आपकी सेल्स यानी कि आपका रिवेन्यू कम हुआ और आपका प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से कम हुआ था। अब अगर एक चीज देखा जाए तो ये कम तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ गया। ये एक चीज भी देखनी पड़ेगी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। उसका रीजन क्या, मार्जिन्स 41% थे, यहां पर 34% थे, और यहां से यहां 40% हुए। तो थोड़ा बहुत वो बढ़ के भी निकल के आया। तो ये सारी चीजें हमें नोट करनी है, सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो बेस्ट एवर क्वार्टर हमें देखना होगा कौन सा था। तो उसके लिए हम वापस ग्राफ फॉर्मेट में चलते हैं। सबसे पहले देखो बेस्ट एवर क्वार्टर इनका कौन सा है, तो उसके लिए नेट प्रॉफिट के टर्म्स में हमें देखना है, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो अगर देखें तो यहां पे पता चलता है जून 2023 18,109 करोड़ की रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 8,760 करोड़ के लगभग का। तो ये बेस्ट एवर था। अब खाली हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं, एक बार यहां पर आते हैं। सो पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे कि ये एक फॉलिंग वेज टाइप का फॉर्मेशन जो है वो नेट प्रॉफिट के टर्म्स में आपको दिख रहा था, ये बन रहा था, ये बीच में आया है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी यहां निकल के आई है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। मार्केट उसी के बाद में जून के बाद एक रैली भी किया है, मतलब आफ्टर रिजल्ट्स। लेट्स सी सितंबर के रिजल्ट्स के बाद क्या होता है। संभावनाएं रहेंगी कि शायद प्रॉफिट अच्छे आए, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी जो विजन है वो काफी लंबा है और वो उसकी तैयारियां भी कर रही है। शेयर होल्डिंग को भी देख लेते हैं, कहीं कोई चेंजेस है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चल जाए। तो सितंबर की आउट है, कोई चेंजेस नहीं है, प्रमोटर्स एज इट इज होल्ड कर रहे हैं। एफआईज ने थोड़ा बहुत बेचा है, लेकिन वो डीआईज ने ले लिया है। पब्लिक में कोई चेंजेस नहीं है। 20 लाख लोग अभी तक यहाँ पे शेयर होल्डर बने हुए हैं एज इट इज। तो यानी पब्लिक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग या हम कह लें प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आते हैं। इसको अगर आप ग्राफ फॉर्मेट में भी देखेंगे, सो देयर आर नो सच मेजर चेंजेस। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है बीच में घटी थी, बट उसके बाद वो हिंडनबर्ग वाला इशू हुआ था, सब कुछ हुआ, बट उसके बाद उन्होंने होल्डिंग फिर से बढ़ा के अपनी 75% कर दी ऑलमोस्ट, और 75% से ऊपर की होल्डिंग रख भी नहीं सकते हैं प्रमोटर्स। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब चलते हैं एक बार चार्ट पे, वहां कंप्लीट पिक्चर लेते हैं। और देखिए इसको वॉच लिस्ट में क्यों लेना है वो मैंने आपको समझा दिया है, मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। और पहले अब इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। दिस इज द वीकली चार्ट। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, पहले एक बार देख लीजिए। और पहले लॉन्ग टर्म का जो लॉलीपॉप लेते हैं उनके लिए 2010 में एक टॉप लगा था, वो टॉप करते करते 21-22 आ गया था, तो 10-11 साल कोई रिटर्न्स नहीं थे। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस उसी प्राइस को रीटेस्ट करने आया, और रीटेस्टिंग के बाद नई जर्नी शुरू। फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक नई जर्नी बनी, फिर उसी पॉइंट को, जो पीछे वाला पॉइंट था, उसको रीटेस्ट करने आया, और फिर एक नई जर्नी शुरू हो गई। तो समझ आ रही है इसकी सारी कहानी। अब आ जाइए, राइट नाउ सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि स्टॉक का ट्रेंड जो है, अगर हम वीकली ट्रेंड की बात करें, सो द ट्रेंड इज बुलिश। ओके, तो वीकली ट्रेंड हम क्या कहेंगे, ट्रेंड हम कहेंगे
बुलिश ट्रेंड है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश तो है, लेकिन ट्रेंड एक्सटेंड कब होगा, जब ये इन 180 वाला जो ये जोन है इसके ऊपर जब ये सस्टेन कर जाए तो ट्रेंड एक्सटेंशन माना जाएगा, तब तक ट्रेंड एक्सटेंड नहीं है। राइट नाउ ये रेस्पेक्ट दे रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को। ओके, अब रिजल्ट कब आएंगे, सितंबर के, जल्दी ही सितंबर के रिजल्ट जो है वो आउट होने वाले हैं, अभी नहीं है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी होंगे। अगर वो रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद या उसके आसपास कभी भी ये ब्रेकआउट करे तो रिव्यू जरूर करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने एडवाइस से कंसल्ट जरूर करना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक बार मंथली चार्ट पे, इसको एक बार यहां नोट करिए। सो लुक एट द मंथली चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, यहां देखो ये नीचे आया, इतने टाइम तक एक बेस बिल्डिंग बनी, सो द इन्वेस्टर्स गेट अ चांस टू एंटर एट दिस जोन और ब्रेकआउट और अबव द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत टाइम होता है। अब जो है वो ट्रेंड राइडर्स एंड स्विंग्स उनके लिए एक टाइम है कि वो इसके लिए देखते हैं। समझ आ गई ये चीज, इन्वेस्टर्स के लिए यहां पे थी, बहुत बार उसके वीडियोस भी हैं, बहुत बार हमने बातें भी करी हैं कि बेस बिल्डिंग होती है तब देखा जाता है, उसका ब्रेकआउट होता है तो इन्वेस्टर्स टेक्निकल बेसिस पे भी आते हैं, सब कुछ होता है, एक्यूमुलेशन जोन होता है, वो गया, अब मौका गया तो गया। अब ट्रेंड राइडर्स एंड स्विंग प्लेयर्स के लिए मौका है यहाँ पे, आने वाले टाइम में मिल सकता है, तो वो इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा मंथली कैंडल बना था, क्लोज यहाँ आई, अब ये एक मंथ और मुझे लगता है शायद पूरा अक्टूबर टाइम पास में चला जाएगा, इसी टाइम पास में। लेट्स सी नवंबर और दिसंबर जब भी रिजल्ट आएगा इसका, देन इट विल स्टार्ट अ न्यू मोमेंटम एंड दैट शुड बी द टाइम, हमें उस टाइम इसको रिव्यू करके देखना चाहिए। सो अबव 180 एक रिव्यू पॉइंट बनता है, इसको एक बार डेली कन्वर्जन पे लाते हैं, डेली चार्ट और देख लीजिए, पिक्चर वहां पे और क्लियर हो जाएगी, और डेली जितना क्लियर बताएगा उतना कोई बता भी नहीं सकता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वही पता चलेगा। सो लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। अब देखो किस टाइप से इसको रेस्पेक्ट मिली हुई है, इस प्रॉपर पूरे रेजिस्टेंस जोन को। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, यहां से नीचे आया, प्रॉपर बेस बिल्डिंग और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक तेजी। अब कोई जरूरी नहीं हाथों हाथ तेजी बनी, ब्रेकआउट के बाद बहुत बार रुकते भी है, टाइम पास भी करते हैं, ताकि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है 2 महीने भी रुक जाते हैं, कई बार पेशेंस नहीं होता, क्योंकि बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म की जर्नी स्टार्ट करनी है ना, स्विंग होता तो अलग चीज होती। ओके, और फिर देखो एक जबरदस्त वो हमारा मोमेंटम जो है वो बनता है, एक बड़े रेजिस्टेंस जोन जो कि ये था, यहां से इसको रेस्पेक्ट मिली, करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद वापस जा रहा है, वापस एक हमारे पास रेस्पेक्ट देखने को मिल रही है। फिर जब वापस इन हाइज को काटेगा तो समझो वो ट्रेंड एक्सटेंशन पे है, और ट्रेंड राइडर्स वहां पे जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो राइड करते हैं, फ्रेश आते हैं वो भी राइड करते हैं, और जिनको स्विंग खेलना है वो अपने अकॉर्डिंग 10 से 25% की रेंज का स्विंग भी प्ले करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्या है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, ध्यान रखो, बस एक चीज की रिकमेंडेशन है, आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड रिव्यू अबव 180 जब ये क्लोज कर जाए तो इसको एक बार रिव्यू जरूर करिएगा, या चेक करिए कि ये कैसे बार बार इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर इसको रेस्पेक्ट देता है। यहां पे हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी यूज करेंगे, एक बार हैव अ लुक, ये हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन भी लगाते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन। अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन से देखो दूर था ना, यहां पे देखो, इसको समझो, ये जब यहां पहुंच गया था तो ये प्राइस तो चल गया 180 के आसपास, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन 116 के आसपास। सो इतनी दूरियां, ये दूरियां चलती नहीं है, इन दूरियों को कम करने का एक ही समाधान है, करेक्शन प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज। सो दैट वाज अ प्राइस वाइज करेक्शन, ताकि ये सही हो जाए, और अब टाइम वाइज जो करेक्शन है वो चल रहा है, बिकॉज ये धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब 140 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, तो नए ब्रेकआउट की तैयारियां मेरे हिसाब से शुरू हो सकती है, बाकी उससे पहले भी हो सकती है, मैं उतना डीप एनालिसिस में नहीं जाना, यू डोंट नीड टू लुक एंड एनालाइज सो मेनी थिंग्स टुगेदर, आपको जरूरत नहीं है, वो सारा काम हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप ये ध्यान रखिए कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक बार अडानी पावर को रिव्यू किया जा सकता है, और खाली पावर में अडानी पावर नहीं, और भी पावर रिलेटेड कंपनीज और भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज को भी आप जरा अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। याद करिए मैंने बैंक्स के ऊपर आपको कहा था कि बैंक्स की आपको चर्चा देखने को मिलेगी, और अब आप बैंक्स की चर्चा देख रहे हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि 10-12 दिन से मैं बेड रेस्ट पे था, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने उसका फायदा लिया है तो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके नाम बताइए, और ऐसी एनालिसिस मुझसे 1-to-1 सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप करके हमारी टीम से आप ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।